इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 विकास भाग 2। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय विकास। उसके पहले जो क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। अलग अलग लोगों की विकास की धाराएं और उनके धारणाएं अलग क्यों है, मतलब अलग अलग लोग के विकास का सोच, कल्पना और इच्छाओं और उनकी धारणा अलग अलग क्यों है। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी, मतलब ऊपर आप देखोगे इसमें से कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब इनके कौन से मांग ज्यादा महत्वपूर्ण है। क, क्योंकि लोग भिन्न होते हैं और क्यों है, और ख, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। अब देखो लोग भी अलग हैं और लोगों की परिस्थिति भी अलग अलग होती है, इसलिए सब कुछ अलग अलग सबका डिमांड रहता है, मांगते रहते हैं। 2 नंबर, क्या निम्न 2 कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। दोनों, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों का विकास का जो लक्ष्य अलग अलग होता है और लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता रहता है। जैसे में आप कुछ भी करो, सबसे पहले ससुरा रिश्तेदार, उसके बाद से परिवार तो चलो भाई मान लिया कि हाँ कर लेगा, लेकिन रिश्तेदार और जो जानने वाले, उन लोगों को पता नहीं पचता काहे नहीं है। कुछ भी होता है ना, कुत्ता जब घी खा लेता है तो उसको नहीं पचता है, चाहे कुत्ता के पूंछ में कितना भी तेल लगा दो ससुरा, वो सीधा नहीं होगा। बस वैसा ही हाल है रिश्तेदार वाले लोग का। चाहे जो जानने पहचानने वाले हैं, कुछ भी कर लो वो मानेंगे नहीं जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। तो वो क्या है, एंटीबायोटिक है, दवा है आपके लिए, एंटीडोट है। आप जब तक जिंदगी में आगे बढ़ोगे तब तक पीछे से पकड़ेगा लो टंगड़ी की उतार ले, लेकिन उतरना नहीं है, लात मार कर आगे निकलना है। 3 नंबर, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। 4 नंबर, ऊपर दिए गए खंडों के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। जो ऊपर महत्वपूर्ण खंड है उसको अपने विचारों में समझाना है और आपको ये सब अपने क्लास में दोस्तों के सामने रखना है और दोस्तों के सामने ही बात करना है। हमें याद है हमारे क्लास 10th का पढ़ाई, एक बार हमारे पापा आए थे तो बोले आप सबको सीखना है तो ग्रुप डिस्कशन करो। तो ग्रुप डिस्कशन तो अलग बात है, ग्रुप डिस्कशन का ही मजाक उड़ा दिया सब क्लास वाले कि ग्रुप डिस्कशन करो। यही सब ग्रुप डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। काहे कि कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं ना, तो चाहते हैं कि बाकी सब ना पढ़े। फर्स्ट आने का तो ये कारण है, मेहनत करके पढ़ो, नहीं तो आप पढ़ो और दूसरे को भटका दो, दूसरे का मन बदल दो, बस आप फर्स्ट आ जाओगे। तो वही हमारे क्लास में चलता था, हम आते रहे बाकी सब नीचे जाते रहे, इसी में लगे हुए रहते थे। हमेशा गलत चीज सिखाना, गलत बात बताना, यही सब लगा रहता था। हमारे सीनियर का भी और हमारे क्लास में जो बहुत तेज लोग थे, आज क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है, मतलब अलग है, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग है। आपस में इन विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। भारत को विकसित बनाना है, अपना विकास हासिल करना है, विकास के राह पर चलना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यह अपना विचार आपको यहाँ पर रखना है। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे, और ये जो प्रश्न है कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए, हर बच्चा का अपना अलग अलग कुछ न कुछ जवाब होगा। अलग अलग सवाल भी है, अलग अलग जवाब भी है। अब क्या उत्तर दे सकते हैं आप सोच सकते हो। काहे कि पहला बात है कि एक कोई खड़ा होकर बोल देवे यहाँ ये आंसर है, ये उत्तर है। अगर कोई सुनने वाला चालाक है तो उसी को दोहरा देगा, मैडम को लगेगा वाह सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ऐसा ही कह के बैठा दिया जाएगा। उनको क्या पता कि तो कॉपी किया है। अपने स्वयं इस प्रश्न के बहुत से उत्तर सोचे होंगे कि भारत को विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। अब देखो उनमें से कोई भी एक विचार ले लो, आप खुद उसमें निश्चित न होंगे कि ऐसे हो सकता है।
भारत का विकास अभी मोदी जी के केंद्र में रहते हुए आत्मनिर्भर भारत पे कदम उठाया जा रहा है और बहुत तेजी से आत्मनिर्भर भारत बन भी रहा है, क्योंकि गांधी जी का सपना था आत्मनिर्भर भारत, जिसको लगाने के लिए, जिसको बनाने के लिए आज 10 सालों से मेहनत चल रहा है, लेकिन कुछ को है जो खलता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न और परस्पर विरोधी हो सकती है। अब देखो, अलग अलग लोगों की बातें भी अलग अलग होती है, कुछ लोग विरोध भी करते हैं उसका। आप पानी पीते हो, चलो भाई 1 गिलास से पानी पीते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि करीबन दिन भर में 6 लीटर पानी एक आदमी को पीना चाहिए। अब कुछ बेवकूफ बोलते हैं कि दिन भर में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ऐसे बेवकूफों की बात नहीं सुननी चाहिए। शरीर में 6 से 7, बड़ा शरीर है 7 लीटर, छोटा शरीर है 5 से 6 लीटर पानी रोज पियो। गधों की बात सुनकर 3 लीटर मत भागो, नहीं तो बाद में बीमार पड़ जाओगे। जो हमको बोलता था कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए, हमारे जिम के एक ट्रेनर थे, नाम था सूरज, खुद एकदम मरियल जैसा था, और हमको बोलता था कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन उनको हम बताते थे तो भैया 7 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो, 5 से ऊपर ही पियो, शरीर ठीक रहेगा, नहीं तो आपके सब मरियल नहीं होना है हमको। तो ऐसे विरोधियों से अलग रहो तो ही जीवन के लिए अच्छा है, नहीं तो जीवन तो बर्बाद करिए देंगे। इसलिए मेरा सलाह है कि आप अपने दिमाग से सोचें, रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई फैसला करो, लेकिन फैसला करो, लिखो। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? हाँ या ना? दिया जा सकता है, लेकिन सोचने की बात होती है। यह यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्वक और सही राह क्या होगा? हमें यह भी सोचना होगा कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही होगा? यह भी सोचना है हम लोगों को कि कोई भी पास किया जा रहा है तो सब किसी को होता है कि नहीं। देखो, ये अर्थशास्त्र है और राजनीतिक शास्त्र आगे होने वाला है, दूसरे बुक में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको राजनीति के बारे में, इसमें आपको आर्थिक विकास के बारे में बताते हैं। जब 1978 की बात है, 1978 चाहे 81 ले लो, उस समय राजीव नहीं, संजय गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उनका स्टेटमेंट था, वो बोलते थे कि हम 1 रुपया गरीब के लिए भेज रहे हैं तो गरीब को 15 पैसा ही पहुंच पाता है। पहले का बात था। आज अगर सरकार 1 रुपया भेज रही है तो 1 रुपया अकाउंट में आ जाता है, अगर जितना भेजेगी उतना आ जाएगा, कोई शक नहीं है इसमें। तो उसको बदलने में वक्त लगा। वक्त के साथ साथ अपनी इच्छा भी होना चाहिए कि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, अपने हित के लिए नहीं। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। ये सारे प्रश्न पर विचार करेंगे अभी आगे हम धीरे धीरे। चलिए आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए, ये इमारत दिख रहा है, ये इमारत कब बनता है? जब ऐसे ही छोटे छोटे घर तोड़े जाते हैं तब बनता है कि नहीं? देखिए, निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? मतलब ऐसा क्षेत्र बनने के लिए उनका विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले इनको घर दो, तब इनका जमीन लो, जमीन लेने के बाद एक कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड बनाने के बाद इसके घर के लिए फाउंडेशन उठाओ, नींव उठाओ, उसके बाद से ही बाकी अमीरों को घर बेचो। और ये जितने लोग हैं इनको एक अलग कंपाउंड बनाकर उसमें रहने के लिए दे दिया जाए, तो ये लोग भी खुश, बाकी सब भी खुश। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट करती नहीं है, गवर्नमेंट इनको उठाकर फेंक देती है, जिसकी वजह से ये लोग प्रदर्शन करते हैं बहुत ज्यादा। इस अखबार की रिपोर्ट देखिए कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक जगह ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर, मतलब कचरा घर, कचरा जहां फेंका जाता है उसके आसपास समुद्र में डाल दिया। कितना? 500 लीटर तरल जहरीला, मतलब 500 लीटर जहरीला तेल जितना वो फेंक दिया समुद्र के तट पर। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में
अबीदजान शहर में हुआ है। अबीदजान शहर है अफ्रीका में। तो वहां का ये बात है, इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों के जी में चलना चालू हो गया, चमड़ी पर ददोड़े हो गए, मतलब फोड़े पड़ने लगे, दाग होने लगा, बेहोश होने लगे, दस्त लगने लगा, खांसी, सर्दी, जुकाम, टीबी, टाइफाइड, मलेरिया सब होने लगा, इत्यादि शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मर गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया जा रहा है। और तबियत खराब होने के कारण 26,000 लोगों का इलाज हो रहा है। तो बताओ, जो कंपनी का मालिक है उसको कितना बड़का तोप का गोला से उड़ाना चाहिए। जो आदमी लोगों के हित के लिए नहीं, लोगों के मरने के लिए वो सारा लिक्विड छोड़ दे रहा है, तो उसको कितना बड़का तोप के गोला बैठा के भेजना चाहिए। उसको अंतरिक्ष में ले जाके भेज दो कि वो जाकर फट जाए वहां पर चिथरा। सरकार का भी सोचना पड़ता है, यहाँ पे हर चीज का नियम होता है कि कौन से सामान का कौन सा जहरीले पदार्थ को कहां पर छोड़ना है। अगर वहां पर छोड़ा जाता है तो पूरा क्वारंटाइन होता है, मतलब उस एरिया में किसी को जाना मना होता है, निषेध होता है। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। और ये देखो, पेट्रोल और धातु से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी एक है जो अपने स्थानीय कंपनी को जहाज से जहरीले पदार्थ समुद्र में फेंकने का ठेका दिया था, चाहे समुद्र के किनारे वो लोग फेंकते थे। तो सरकार को यहाँ पर उन सब पर एक्शन लेते हुए उन सब पर रोक लगानी चाहिए। आपको याद होगा 8th क्लास में जब पढ़े होंगे भोपाल त्रासदी, भोपाल में वो गैस लीक हुआ था जिसके वजह से कितने लोग मारे गए थे, करीबन 1 लाख लोग संक्रमित हुए थे। ना आज तक उसकी भरपाई हो पाई है और न ही आज तक उसका मुआवजा मिला है, लेकिन फिर भी लोग वोट देते हैं। काय देते हैं कि वो सरकार बदल दी है। उस समय कांग्रेस की राज थी, आज बीजेपी का राज है। 20 साल पहले से बीजेपी वहां पर शासन कर रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो करीबन 1978, आज से करीबन 40 साल पहले की बात है ये। किन लोगों को, ये क नंबर है, किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। और ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा किन को लाभ हुआ और किन को हानि हुआ। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए और अफ्रीका देश के विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अपने गंदगी को रोक कर रखो, यही होना चाहिए। और अफ्रीका में ऐसे ही गंदगी वहां पर मिल जाते हैं। अफ्रीका में बहुत सारा वहां पर देश है जहां पर लोग आदिवासी हैं, पूरे के पूरे आदिवासी। वहां पर बाकी देश को, मतलब बाकी पढ़े लिखे लोग, कपड़े वाले लोगों को जाना भी मना है। वो लोग तीर मारते हैं, भाला मारते हैं। और उसके बाद से उन लोगों के सिर, हम लोग शैम्पू लगाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जानवर जब पेशाब करता है तो उसके नीचे सिर लगा देते हैं और उससे धो लेते हैं साफ। और एक लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी को लोग देह में लगाते हैं, ये कोई कीड़ा ना लगे। उनका नहाना तो करीबन साल में 2-3 बार ही नहाते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि वो लोग हमेशा भाभूत में भी रहते हैं। भाभूत क्या, आग जलाकर जो राख बनता है उसको लगाकर। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। अब देखिए, हमारे गांव के विकास का लक्ष्य होना चाहिए कि हर किसी को शिक्षित करो, हर किसी को नौकरी दो। शहर में है कि रोड ठीक कर दो, व्यापार ठीक कर लो। स्थानीय इलाका जहां पर हम रहते हैं, वहां का सबसे बड़ा इलाका है कि बिजली ठीक है, पानी आना चाहिए, पानी अभी नहीं आता है, सड़क नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर रोड सेवा तो है ही, लेकिन हमारे घर से निकलने के लिए रोड नहीं है, लेकिन हम लोग प्राइवेट बना कर रखे हैं क्योंकि वो सरकारी तौर पे नहीं बनता है। क्योंकि नया तौर पे कहीं भी बिल्डिंग बन रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि रोड बना के दे, क्योंकि आप उसका टैक्स नहीं देते हैं। और जब तक टैक्स नहीं दीजिएगा तब तक वो सरकारी खाता में नहीं लिखा रहता है। जब नहीं लिखा रहेगा तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। यदि विकास की धारणा कार्यपालिका क्रियाकलाप 1, इसको आपको खुद से पढ़ना है, नहीं मैं बता ही देता हूं। यदि विकास की धारणा में ही विभिन्न और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी विभिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो
आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत कर आप अनेकों लोगों से बातचीत करके, अखबार पढ़कर, टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं कि लोग विकास करने के लिए कौन कौन से कारण अपना सकते हैं। और आप अपना विकास करने के लिए, अपने परिवार का विकास करने के लिए, अपने मोहल्ले का विकास करने के लिए, अपने जिले का विकास करने के लिए, अपने राज्य का, अपने देश का विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें आप सोचो कि आप क्या दे सकते हैं देश को। बाकी लोग तो कुछ भी दे, लेकिन आपको क्या दे सकते हैं, इस पे आप जरूर सोचना। आगे है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, मतलब अलग अलग देश और बहुत सारे राज्य की तुलना कैसे की जा सकती है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकास और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है, मतलब कुछ को विकास वाले देश और कुछ को अविकसित देश कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि अब विकसित देश और अविकसित देश की बात आ रही है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। प्रश्न क्या है? जब हम विभिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानता, एक दूसरे के बीच में सामान्य भाव, तो सामान्यताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम समानताएं भी चाहते हैं और अंतर भी कुछ हो, जिससे में गरीब अमीर के बीच में समानताएं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम, औरत और मर्द के बीच में एक समानताएं होनी चाहिए। अब अंतर क्या है? अंतर है कि वो औरत है, हम पुरुष हैं, वो गरीब है, हम अमीर हैं, यही अंतर है ना। और धर्म में भी, वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, तुम सिख हो, तुम पंजाबी हो, राजस्थानी हो, ये सब अलग अलग यहाँ पर अंतर भी किया जाता है। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं अलग अलग। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे मास्टर जी बोलते थे, तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो, नालायक हो तुम सब। अब क्या नालायक क्या लायक, वो तो भविष्य बताता है ना कि क्या कौन है। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। अब देखो, हर कोई कम कमाना चाहता है, कोई उससे ज्यादा कमाना चाहता है, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, कोई सबसे ज्यादा कमाना चाहता है, और हर किसी को स्वस्थ रहना जरूरी है। तो स्वास्थ्य देना भी सरकार का काम होता है, और प्रतिभा और रुचि के अनुसार ही अंतर किया जाता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ठीक ठाक है, फिट है शरीर से, कोई स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है। किसी के पास ज्यादा प्रतिभा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा इच्छा रुचि है, किसी के पास रुचि कम है। और रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है, रुचि मतलब अपनी इच्छाएं, रुचि या सुरुचि मत समझ लेना। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी, सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। जो सबसे स्वस्थ है वो सबसे पढ़ाकू न हो, ऐसा है। हमारे क्लास में सबसे स्वस्थ हम थे, हम ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, हम ज्यादा तेज नहीं थे, पढ़ाकू नहीं थे। हम आज भी उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें काम होता है, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो, और जो सबसे तेज था हमारे में, वो सही में किसी के साथ ज्यादा नहीं रहता था, वो हमेशा किताबें में ढुकल रहेगा। आज वो किताब में गया था, तो आज वो किताब से बाहर दुनिया में जब गया है तो वो भटक गया है। इसलिए बचपन में ही भटक लो कि बाद में भटकने का मौका ना मिले। लेकिन एक समय रहते समझ जाओ, नहीं तो तुमको जब नेचर समझा देगा, प्राकृतिक समझा देगा, तो किसी लायक नहीं रखोगे। किसी लायक नहीं छोड़ता है नेचर, इसलिए पहले ही समझ जाना। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम 8 क्लास तक जितने बदमाशी करना था किए, 9 क्लास तक किए, लेकिन 10वीं से सुधर गए। 10वीं 11वीं 12वीं आज ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते कराते सब चीज एकदम नॉर्मल हो गया है कि नहीं? हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो नापने और समझने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करता है। उसी के हम जैसे उनका तुलना करते हैं, उसी उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हम किसको कितना समझ पाते हैं। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम,
सबके चयन के लिए अलग मापदंड होने चाहिए और होंगे। अब देखो हमारे लिए हमारे स्कूल में खेल कूद का टीम तो था भैया, ठीक है। हम लोग कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, चेस खेलते थे और कैरम बोर्ड खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, हॉकी तो घर पे खेलते थे। अब है वाद विवाद टीम। वाद विवाद होता था लेकिन पढ़ाई के मामले में नहीं, फालतू की बातों में। संगीत टीम हमारे क्लास में नहीं थी क्योंकि हम लोगों को उस समय हारमोनिया बजाने में नहीं सिखाया गया था। पिकनिक के लिए हमारे पास टीम था, हमारे दोस्तों का टीम था, लीडर हम थे, हमारे दोस्त थे, कुछ एक दो दोस्त थे, बस हम ही लोग लीडरबाजी करते थे, बाकी कोई नहीं। सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों के सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? मतलब किसी जरूरत के लिए उसमें से चुनना है किसी को, तो हम उसको कैसे चुनेंगे मतलब विद्यार्थियों में से। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। कैसे? तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाए, मतलब चुनने के लिए वो कौन कौन से खूबी उसके अंदर होनी चाहिए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। अब देखो लीडरबाजी की जब बात होती थी तो लोग हमको चुनते थे। पढ़े लिखे अलग बात है, लेकिन सबको साथ लेकर चलने का काम मेरा था। कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे तेज हो, चाहे कुछ भी, सबको साथ लेकर चले हैं बचपन से। आगे विद्यार्थियों का मित्रता पूर्वक यहाँ पर देखो चुने जाए और इस पर मतभेद हो सकते हैं। अगर चुनने में मतभेद भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार, हर विद्यार्थियों के बीच में एक मित्रता का व्यवहार होता है, सहयोग भावना होता है, एक दूसरे का मदद करने का, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, ये सब कारण है जिसकी वजह से चुना जा सकता है। यही बात विकास पर भी लागू होता है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। लोगों का आय जो होता है ना, कमाई, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन देश में आय अधिक है, जहां पर लोग ज्यादा कमाते हैं, उन्हें कम आय वाले देश से अधिक विकसित समझा जाता है, और जहां पर लोग कम कमाते हैं उससे ज्यादा विकसित समझा जाता है वहां के लोगों को। जैसे में हमारे लिए अमेरिका है, इंग्लैंड है। यह इस सुझाव पर आधारित है कि अधिकार आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अब देखो, आय का अर्थ है मानव के इस्तेमाल में आया हुआ सभी वस्तु, जितना भी वस्तु है उसका अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वो उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। ज्यादा कमाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। गांव बिरादरी में देखना, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा फूलता है, लगता है कि हम बहुत कमा लिए। अरे भैया, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 का महीना कमा लिए तो कौन ज्यादा कमा लिए? अरबों खरबों कमाओ तब ना बात है। लेकिन फूलना फूलने का तो कहानी आम बात है, सबसे ज्यादा पटीदार वाले में। अब एक देश की आय क्या है? अब देश का आय कैसे निर्भर होता है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय से है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है कि कितना है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय कितना उपयुक्त माप नहीं है। मतलब देश के बीच में जब तुलना करना है तो उसके लिए अभी माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। हर देश की जनसंख्या अलग है। कुछ आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति का काम मतलब कितना कमा सकता है। औसत व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति कितना कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से
भाग देकर, मतलब देखो देश की आय के लिए कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति मतलब साल में वो कितना कमा सकता है, उसी से देखा जाता है कि वो कितना मतलब उस देश का कितना ज्यादा जीडीपी है, मतलब उसका अर्थव्यवस्था कितना है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। कौन सा किया गया है? वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर प्रति वर्ष है, और देखो उससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 प्रति वर्ष यूएस डॉलर है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत मध्य में आता है, 995 यूएस डॉलर में आता है। तो भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2017 के केवल 18,200 प्रति वर्ष थी। 18,200 प्रति वर्ष में 80 से गुना कर लो कितना होता है। मतलब करीब साल भर में 1,46,600 रुपया एक हिंदुस्तानी आदमी कमा लेता है। मोटा मोटी नहीं भी कमाए ना तो 1,30,000 रुपया कमा लेता है। इसीलिए हम लोग मध्य वर्गीय में आते हैं, और कुछ लोग जो उससे भी नीचे है उनको निम्न में माना जाता है। समृद्ध देश जिसमें मध्य पूरब के देश, पूरब में हम लोग पूरब में कौन देश आते हैं? नाम सर्च करोगे पूरब में तो बहुत सारे देश आएंगे, लेकिन हम लोग का ज्यादा देश पश्चिम में ही है। लेकिन पूरब में म्यांमार है, म्यांमार के बाद और सारे छोटे छोटे देश है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है मैप में मेरे। मेघालय है, मेघालय तो हिंदुस्तान में ही है ना। और आगे वेस्टर्न देश है, ईस्टर्न देश है, जिसका नाम मुझे मेरे मैप में नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा है। तो वहां पे कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, और छोटे छोटे देश इसमें शामिल नहीं किए जाते को आमतौर पे, और जो छोटे देश हैं आमतौर पे विकसित देश कहा जाता है, और उन सबको विकसित देश कहा जाता है बस, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। और इसके आगे का हम पढ़ेंगे भाग 3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे औसत आय की तुलना करते हैं। उसके बाद से हम करेंगे आय और अन्य मापदंडों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट हमें कुछ बताने और अपने सवाल को पूछने के लिए ही करोगे। धन्यवाद।